हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इंडियन इकॉनमी के लिए क्या स्ट्रैटेजी और क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच टू प्रिपेयर इंडियन इकॉनमी फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन। इंडियन इकॉनमी का जो एक टॉपिक है यूपीएससी के एग्जामिनेशन में एज वेल एज स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में बड़ा ही डायनेमिक सब्जेक्ट है ये, और जनरली कैंडिडेट जो होते हैं वो इससे बहुत दूर भागते हैं। अब दूर भागने का बेसिक कारण यही है कि मार्केट में इस तरीके का र्यूमर या इस तरीके का एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है कि इंडियन इकॉनमी जो है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, बहुत समझ में नहीं आता। तो आदमी कैंडिडेट जो है अपना सेफ़र साइड ढूंढता है और सेफ़र साइड ढूंढ करके उसको छोड़ने की कोशिश करता है और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को सोचता है हम प्रिपेयर करें। लेकिन दिस इज़ नॉट द फैक्ट, ये सही बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंडियन इकॉनमी बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट आपके एस्से और इंटरव्यू में भी, क्योंकि इंडियन इकॉनमी जो एरिया है इट विल हेल्प यू इन योर एस्से राइटिंग एज वेल एज इन योर पर्सनल इंटरव्यू। इनफैक्ट जब आप जॉब में जाते हैं तब भी इंडियन इकॉनमी का या इकॉनमी का रोल रहता है। तो आज ये जितने भी मिथ हैं मार्केट में कैंडिडेट्स के बीच में, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगा एंड आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू दैट व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जामिनेशन एज फार एज इंडियन इकॉनमी इज़ कंसर्न। सबसे पहले तो आप अपने माइंड से इस बात को एकदम हटा दीजिए कि आपको इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करनी है या आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जब तक वो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में रहते हैं वो यही नहीं डिसाइड कर पाते वेदर यूपीएससी इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमी और यूपीएससी इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। यूपीएससी डज नॉट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। यूपीएससी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन नहीं पूछता, अर्थशास्त्र के प्रिंसिपल्स वो आपसे नहीं पूछने जाता। बहुत ही एक जनरल अप्रोच रहती है इकोनॉमी के क्वेश्चंस को पूछने की। इंडियन इकॉनमी एज वेल एज वर्ल्ड इकॉनमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली इंडियन इकॉनमी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी बात को लेकर के टेंशन में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स के आते हैं और इकोनॉमिक्स हमारा बैकग्राउंड नहीं है तो हमें समझ में नहीं आता। इकोनॉमिक्स के कुछ एरियाज़ हैं जो बहुत बेसिक एरियाज़ हैं, वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी आस्क क्वेश्चन, समटाइम यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस from your demand, from your supply, and one more questions or 1-2 questions from your basic economics concept. यूपीएससी कभी आपसे इक्विलिब्रियम, ग्राफिकल क्वेश्चंस ये सब नहीं पूछता, क्योंकि वो एज अ कैंडिडेट जब वो सेलेक्ट कर रहा है एक ब्यूरोक्रेट को, तो वो एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को नहीं ढूंढ रहा है। यूपीएससी आपसे एक जनरल नॉलेज की एक्सपेक्टेशन करता है कि आपके पास एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए, जो भी उसका सिलेबस है। स्पेशलाइजेशन के लिए वो आपसे नहीं कहता दैट यू मस्ट बी अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, और जो भी आपका एरिया है वो आपको एक जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, चाहे वो इकॉनमी हो चाहे वो कोई और भी सब्जेक्ट हो। तो हमारा जो एरिया है हम उस पर ही स्टिक रहेंगे एंड आई विल गाइड यू इन दैट एरिया। तो सबसे पहले तो आपने मन से, अपने दिमाग से इस बात को हटाइए, इस डर को हटाइए कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आपको इकोनॉमी पढ़नी है और इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी यू हैव टू एम्फेसाइज मोर, यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब आप पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो मैंने अभी आपको बताया दैट यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट कीपिंग इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, नॉट एनी स्पेशलाइज्ड पर्सन। योर एम इज़ टू क्रैक यूपीएससी, नॉट योर एम इज़ नॉट टू प्रूव दैट हाउ मच इकोनॉमी यू नो, and your aim should be just to have a good understanding of economy. आपको उस पर कोई रिसर्च नहीं करनी, आपको कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू हैव अ पीएचडी डिग्री, आपको पीएचडी नहीं करना और आपको कोई इकोनॉमिस्ट नहीं बनना, फॉर एग्जांपल डॉक्टर मनमोहन सिंह और रघुराम राजन। तो आपको एक ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको ब्यूरोक्रेसी में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है। तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए बहुत ही बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की नहीं। सिंस बिना इकॉनमी के कोई देश नहीं चलता, बिना इकॉनमी के कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलता। जब तक पैसा होगा
तभी आप आगे काम कर पाएंगे। इसीलिए इकॉनमी जो है वो किसी भी पर्सन की लाइफ में, किसी की फैमिली में, सोसाइटी में, एज वेल एज कंट्री के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस लॉकडाउन के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लोगों की डिमांड कम हुई, इनकम कम हुई, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लोगों की इकॉनमी जो है इफेक्ट हो गई। इसी तरीके से देश के लिए भी इकॉनमी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए यूपीएससी आपसे इकॉनमी पूछता है, क्योंकि आगे चल कर के आपको अपने करियर में देश की रिवेन्यू, देश का टैक्सेशन, स्टेट का टैक्सेशन, स्टेट का रिवेन्यू, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इन सारे एरियाज़ में काम करना पड़ेगा। और अगर आपको इकॉनमी की नॉलेज नहीं है तो आप फिर अपने इन एरियाज़ में, अपने इस डिपार्टमेंट में यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर बेस्ट इन योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। तो इसीलिए इकॉनमी यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और आप देखेंगे अगर एग्जामिनेशन लास्ट ईयर के पेपर को, तो आप देखेंगे ईच एंड एवरी ईयर नियर अबाउट 15 to 25 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड फ्रॉम इंडियन इकॉनमी। इस एरिया से लगभग हर साल 15 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। इकॉनमी को जब हम लोग डिस्कस करते शुरू करें अगर इकोनॉमी को लेकर के, तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा दैट व्हाट आर द की एरियाज़ वेयर स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम वाइल प्रिपेयरिंग इंडियन इकॉनमी। ऐसे कौन से की एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, या इकोनॉमी को लेके क्या प्रॉब्लम है, क्यों इकोनॉमी को लेके इतनी प्रॉब्लम आती है, फिर चाहे स्टूडेंट का बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो प्रिपरेशन में रहते हैं दे डोंट हैव इकोनॉमी एज अ बैकग्राउंड। और अगर किसी का इकोनॉमी एज अ बैकग्राउंड रहता भी है, किसी ने पीएचडी भी कर रखा है या बीकॉम भी कर रखा है, तो उसके पास भी उस लेवल की नॉलेज नहीं होती है जो यूपीएससी मांगता है। या तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी या बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ तो एक एवरेज नॉलेज की ज़रूरत है। तो जनरली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं की एरियाज़ में, कौन कौन से ऐसे की एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आती है या क्यों प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि कैंडिडेट के पास अनक्लियर सिलेबस है। अनक्लियर सिलेबस का मतलब होता है सिलेबस यूपीएससी का बहुत अच्छा डिफाइंड नहीं है। अगर आप सिलेबस देखेंगे फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, तो आप पाएंगे कि यूपीएससी ने सिर्फ पॉइंट्स लिख रखे हैं, टॉपिक्स लिख रखे हैं, उसका इन डेप्थ एनालिसिस नहीं है और ना उसने उसको बहुत ओपन कर रखा है। तो जो भी सिलेबस है वो बहुत अनक्लियर सिलेबस है। यूपीएससी को जनरली समझ में नहीं आता कि क्या सिलेबस डिमांड कर रहा है यूपीएससी का इकॉनमी को लेकर के। तो जब सिलेबस ही नहीं क्लियर है तो एक डर, एक फियर फैक्टर रहता है। जब फियर फैक्टर रहेगा तो कैंडिडेट कभी अपना बेस्ट दे नहीं पाएगा। तो इस अनक्लियर सिलेबस की वजह से कैंडिडेट को जनरली एक आइडिया आता है, या बहुत सारे लोग उसको जो एडवाइस भी करते हैं। जब आप पूछेंगे किसी से कि हम इकोनॉमी कैसे प्रिपेयर करें, तो जनरली सीनियर्स या जनरली मार्केट में कहा जाता है आप इसको छोड़ दीजिए, इस एरिया को आप छोड़ दीजिए और एरिया से आप क्वेश्चन उठा लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एक एक करके सारे एरियाज छोड़ते चलेंगे तो फिर हम जीएस में कौन सा एरिया टच करेंगे। किसी ने कहा आपसे इकोनॉमी छोड़ दीजिए, तो कोई कहेगा आपसे पॉलिटी छोड़ दीजिए, कोई कहेगा हिस्ट्री बहुत वास्ट है उसको छोड़ दीजिए। तो फिर आप कहाँ से कर पाएंगे। और अगर हम इकोनॉमी छोड़ दे रहे हैं, चलिए ठीक है आपने इकोनॉमी लीव किया, आपने टच नहीं किया, प्रीलिम्स आपका निकल गया, व्हाट अबाउट मेंस। मेंस में तो एक अच्छा खासा पोर्शन ही है इकोनॉमी का, फिर आप वहाँ क्या करेंगे। तो इसलिए इकोनॉमी या कोई भी एरिया आप इस तरीके से अनटच नहीं कर सकते कि आपने उसको छोड़ दिया एकदम। हर एक एरिया की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए आज का ये जो वीडियो है ये इसी पर बेस्ड है बेसिकली, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं कैंडिडेट्स के बीच में हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कैंडिडेट के माइंड में आती है, क्यों आती है, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत क्लियर नहीं है, अनक्लियर सिलेबस है, सिलेबस समझ में नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है आफ्टर दिस अनक्लियर सिलेबस, अप्रोच की प्रॉब्लम। अप्रोच की प्रॉब्लम, कैंडिडेट्स के पास राइट अप्रोच नहीं है, राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वो या तो प्रीलिम्स ही पढ़ने लग जाते हैं या वो मेंस ही पढ़ने लग जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि हमको कोई भी टॉपिक है वो प्रीलिम्स से कैसे पढ़ना है, हमको कोई भी टॉपिक है वो मेंस से कैसे पढ़ना है। मेंस सपोज करिए फॉर एग्जांपल अगर हमने एग्रीकल्चर की बात किया, या मान लीजिए सपोज करिए फॉर एग्जांपल हमने इंडस्ट्री की बात की, सो दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर योर मेंस ऑल्सो।
बट द अप्रोच टू प्रिपेयर दीज टू टॉपिक्स इज़ डिफरेंट। प्रीलिम्स में अप्रोच अलग हो जाती है, मेंस में अप्रोच अलग हो जाती है। तो इसलिए आपको अप्रोच का आइडिया होना चाहिए, आपके पास एक अप्रोच होनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने एरियाज़ को लेकर के हम चलें। तो जनरली कैंडिडेट्स के पास अप्रोच मिसिंग होती है, उनको समझ में ही नहीं आता कि हम किस तरीके से जो है इकोनॉमिक्स के इस एरिया को लेकर के चलें। तो पहली प्रॉब्लम अनक्लियर सिलेबस से शुरू होती है, दूसरी प्रॉब्लम आपकी अप्रोच नहीं है कैंडिडेट्स के पास, और थर्ड जो इशू आता है वो आपका लैक ऑफ गुड मटेरियल। बाज़ार में अच्छा जो मटेरियल है वो इकोनॉमी पर नहीं मिल पाता कैंडिडेट्स को। अब बाज़ार में अच्छा मटेरियल का क्या मतलब हुआ? लैक ऑफ गुड मटेरियल मीन्स अगर कोई बुक है, अगर कोई मार्केट में मैटर है, तो या तो वो बुक आपको कॉन्सेप्ट दे देगी, करंट अफेयर्स को लेकर के कोई इशू नहीं रहेगा, करंट अफेयर्स को लेकर के वो आपको कोई गाइड नहीं करेगी, और या तो मार्केट में कोई मैगज़ीन है तो वो करंट अफेयर्स को दे देगी, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देगी। तो कहीं ना कहीं मटेरियल को लेकर के भी प्रॉब्लम आ जाती है कि कौन सा मटेरियल हम पढ़ें, और इतना मार्केट में मैटर है कि कैंडिडेट उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि हम किस मैटर से कहाँ से क्या चीज़ उठाएं। तो लैक ऑफ गुड मटेरियल इन द मार्केट ये भी एक प्रॉब्लम का, या ये भी एक इशू है कैंडिडेट्स के बीच में कि हम कहाँ से कितना पढ़ें जिससे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलें। तो इसी सब चीज़ों को हम आगे भी डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कैंडिडेट्स के बीच में, वो रहती है लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आते हैं जनरली कैंडिडेट उसको देखते नहीं, तो जनरली कैंडिडेट उसको देखते नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट नहीं देखते। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो नहीं देखते या जो उसको एनालाइज नहीं करते या जो स्ट्रैटेजी नहीं बनाते यूपीएससी को क्लिक करने की, तो आप देखेंगे सक्सेस रेशियो यूपीएससी में कितना कम है, इसीलिए कम है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फेल हो जाते हैं। दो दे हैव गुड नॉलेज, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती। और जनरली कभी कभी ये भी देखा गया है कि कैंडिडेट्स के पास नॉलेज लेवल कम है बट अप्रोच अच्छी है, स्ट्रैटेजी अच्छी है, वो क्लिक कर ले जाता है एग्ज़ाम यूपीएससी का। कैंडिडेट बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन नहीं क्लिक कर पा रहा। एक कैंडिडेट है जो एवरेज मेहनत कर रहा है वो क्लिक कर ले जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत के साथ साथ अप्रोच भी मैटर कर जाती है। यूपीएससी इज़ नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्किंग, यूपीएससी इज़ बोथ हार्ड वर्किंग एज वेल एज द राइट अप्रोच। मीन्स टू क्लियर यूपीएससी यू नीड बोथ थिंग्स, वन इज़ योर हार्ड वर्क and second is your right strategy. Hard work in the right direction, hard work with the right strategy will help you to click UPSC. तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना या इन सारी चीज़ों पे बात करना या काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कैंडिडेट्स को परेशान करती हैं, जो कैंडिडेट्स के बीच में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अनक्लियर सिलेबस, अप्रोच, लैक ऑफ गुड मटेरियल एंड लैक ऑफ एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर पेपर। अब अगर हम इन सारी चीज़ों के अलावा अब आगे अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे एग्ज़ाम में किस एरियाज़ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन एरियाज़ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस लेवल पे आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक आइडिया आपको सिलेबस का लगेगा। हम लोग सिलेबस पर बेसिकली बात करेंगे कि प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है यहाँ पर किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है यूपीएससी में, तो उसको लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग आगे बात करें और ट्रेंड एनालिसिस करें कि यूपीएससी ने किस किस एरियाज़ से एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आप देखेंगे कुछ की एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीएससी में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ योर बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी का मतलब हो गया फॉर एग्जांपल जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, या आपका और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं नेशनल इनकम के अंदर आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपका एक एरिया है जहाँ से क्वेश्चन आ रहा। दूसरा आपका आरबीआई से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई, कॉन्टीन्यूसली यूपीएससी यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। फोर्थ है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, आपका आईएमएफ है, या अंटार्ड है, आईएलओ है, ये सारे एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूएनओ है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ रहे हैं।
फिर आपका एक एरिया आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंट्रल स्कीम से, भारत सरकार की स्कीम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत अभियान, या अभी जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की वो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स से क्वेश्चन आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम से यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं, you will get question from the central government scheme. So central government schemes are very important for your prelims examination as well as for your mains examination, क्योंकि उसी स्कीम का एनालिसिस पूछ लिया जाता है। फिर आपका बजट से क्वेश्चन आता है, बजट से क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आ रहा है आपका, इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं, ये कुछ आप लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड दैट दीज आर द एरियाज़ फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज़ आस्किंग मोर क्वेश्चंस। ये वो एरियाज़ है जहाँ से यूपीएससी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट, आरबीआई दैट इज़ द बैंकिंग, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इन एरियाज से यूपीएससी लास्ट ईयर से कॉन्टिन्यूसली, लास्ट ईयर रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं पॉइंट्स को या इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, रेस्ट ऑफ द टॉपिक आपको छोड़ देना है, क्योंकि यूपीएससी में ट्रेंड चेंज होता रहता है। वो कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी आजकल वो प्लानिंग से क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट ईयर भी प्लानिंग से क्वेश्चन था, लास्ट ईयर भी प्लानिंग से क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्लानिंग नहीं लिखा है क्योंकि अभी उसके क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो कम है। ये वो एरियाज़ है जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज़ फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर हम लास्ट 10 ईयर में बात करें अगर लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि आरबीआई और बैंकिंग के एरिया से यू विल गेट नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस। लगभग 30 क्वेश्चंस आपके लास्ट 10 ईयर में आरबीआई और बैंकिंग एरिया से आए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर में। मनी एंड इन्फ्लेशन से 20 क्वेश्चंस आए हैं, लगभग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस। फ्रॉम योर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फ्रॉम योर इंडस्ट्रियल एरिया नियर अबाउट 13 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रॉम प्लानिंग 24 क्वेश्चंस, लगभग 24 क्वेश्चन प्लानिंग के एरिया से पूछे गए लास्ट 10 ईयर में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्रीकल्चर से 12 क्वेश्चंस और बजट से 16 क्वेश्चन, लगभग 16 क्वेश्चन बजट से पूछे गए। तो ये लास्ट 10 ईयर के का ट्रेंड एनालिसिस है, किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए। आरबीआई और बैंकिंग से आप देखिए 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम योर आरबीआई एंड योर बैंकिंग एरिया। Almost 16 questions from your balance of payment, 20 questions from money and inflation, 13 questions from industry, 24 questions from planning, 27 from international organization, 12 from agriculture and 16 from budget। तो ये वो की एरियाज़ हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से एक आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी किन एरियाज़ से हमसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। तो जो यूपीएससी का सिलेबस है प्रीलिम्स का, यूपीएससी के प्रीलिम्स के अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो उसका सिलेबस इस तरीके से नहीं डिफाइंड है कि उन्होंने बैंकिंग, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री इस तरीके से दे रखा है। तो यूपीएससी के सिलेबस को हम लोग डिकोड करते हैं। जब आप डिकोड करेंगे तो कुछ की एरियाज़ निकल के आते हैं जहाँ से यूपीएससी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वो की एरियाज़ या जो की सिलेबस का की एरिया है वो मैंने आपको बताया कि जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, आरबीआई है, इन्फ्लेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल स्कीम्स हैं, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है। यहाँ से यूपीएससी
कॉन्टीन्यूसली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा। तो ये जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से सिलेबस डिकोड कर दिया जाता है कि आपको एक्चुअली में उस प्रीलिम्स के सिलेबस से क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो जब तक आपको थॉरो नॉलेज और गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस नहीं होगी तब तक आप हमेशा परेशान रहेंगे कि बेसिकली हमको किस एरियाज़ को टच करना है, क्या पढ़ना है। तो आपको एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ योर सिलेबस, स्पेशली इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो जब तक आप सिलेबस को एनालाइज नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्लिक क्वेश्चंस इन योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो टू गेट द क्वेश्चंस करेक्ट इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सिलेबस इज़ वेरी की एरिया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें और आगे देखें अब आगे अगर हम लोग मूव करें और देखें तो लास्ट ईयर या पिछले 10 सालों का अगर ट्रेंड एनालाइज किया जाए तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इन 2019 में ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम इकोनॉमी। लगभग 24 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक के सेक्शन से 2019, ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस। In 2018, there were 27 questions from this section. In 2017, again there were 27 questions from this section. 2016, 25 questions. 2015, 20 questions. 14, 18 questions. 13, 19 questions. 2012, 17 questions. तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछने का जो सीक्वेंस है वो है कि ऑलमोस्ट आपको 20 to 25 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मिलेगा। अब 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ रहा है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में किसी एक एरिया से, सो यू कांट डेयर टू लीव दैट एरिया, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ से अगर आप 20-25 क्वेश्चन पार और अगर आपने छोड़ दिया तो फिर क्लियरिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी अ वाइल्ड गूस चेज, बहुत ही एक टफ टास्क हो जाएगा। और अगर आपने इस पर काम कर लिया, थोड़ा सा इस पर मेहनत कर ली, सो इट विल मेक ईजियर फॉर यू टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और जब प्रीलिम्स में आप स्टडी करेंगे इन सारी चीज़ों को थॉरली, तो कहीं ना कहीं फिर आपको आगे वो हेल्प कर देता है आपका मेंस के एग्जामिनेशन में एज वेल एज वो इंटरव्यू में भी। तो इसलिए लास्ट ईयर का अगर आप पेपर एनालिसिस देखेंगे तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे गए। 2019 में 24 क्वेश्चन है, 18 में 27, 2017 में भी 27, 16 में 25, 15 में 20 क्वेश्चन है, 2014 में 18 क्वेश्चन, 2019 में 19 क्वेश्चन और 12 में 17 क्वेश्चन। तो लगभग मैंने बहुत ही रिसेंट ईयर्स का एरिया लिया है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से एग्ज़ाम में रेगुलरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस एरिया को या इस एरिया पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये उठा कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी। तो अगर आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे तो यूपीएससी का कोई भी जो क्वेश्चन होता है आपके इकोनॉमी के सेक्शन में बेसिकली वो 2 एरियाज से बनता है। आप जानते होंगे कि यूपीएससी ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता है। स्टेट वाले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, कोई फिगर पूछ लेंगे, कोई डाटा पूछ लेंगे, या उनका एक एरिया रहता है वो फैक्चुअल ज़्यादा पूछते हैं। यूपीएससी में क्या है, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा रहता है, उसी में फैक्ट्स भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स में स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आते, स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी रहते हैं, और वो मल्टीपल चॉइस रहता है तो स्टेटमेंट वाइज उनका क्वेश्चन रहता है। अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता है तो इनके 2 एरियाज से क्वेश्चन बनता है। वन इज़ फ्रॉम योर बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज, एंड सेकेंड इज योर करंट अफेयर्स। कोई भी टॉपिक विच वॉज इन करंट और विच वॉज इन न्यूज़, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसका टच जो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट से होगा। अब जनरली क्या होता है, या तो कैंडिडेट के पास बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, करंट अफेयर पे काम नहीं होता। अगर उसको करंट अफेयर पे काम है तो बेसिक कॉन्सेप्ट की कमी है। तो इसीलिए जनरली आपको दोनों चीज़ों पे काम करना होता है कि जो करंट में चल रहा है इकोनॉमिक्स में उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तब यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टीपल चॉइस में तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे चारों ऑप्शंस को देख करके दैट विच ऑप्शन इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अदरवाइज़ क्या होगा कि या तो आपको एक लाइन पता होगी, या तो आपको ये वाली लाइन मालूम होगी, ये नहीं पता होगी,
ये नहीं पता होगी, ये नहीं पता होगी, तो क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज करंट अफेयर्स दोनों के बारे में नॉलेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आजकल कोविड-19 का जो ये टाइम चल रहा है, इसमें कोविड-19 बहुत न्यूज़ में है। अब अगर इसी का मैं एग्जांपल लूँ कि यूपीएससी यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है या कैसे क्वेश्चन बनेगा अगर यूपीएससी की बात की जाए, तो जनरली कोविड-19 का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि इकोनॉमी हमारी जो है वो डाउन हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट बंद है, डिमांड कम हो गई, इनकम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो इकोनॉमी तो इफेक्ट होगी, इकोनॉमी हमारी डाउन जाएगी ही जाएगी। अब यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया कोविड-19 से। अब कोविड-19 से क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो करंट अफेयर्स में है, तो यूपीएससी कोविड-19 का इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पूछेगा, तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? जीडीपी का। बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? जीएनपी का। मींस नेशनल इनकम का आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब अगर आपको ये तो पता है हाँ कोविड-19 से इकोनॉमी हमारी डाउन चली गई, लेकिन जीडीपी जीएनपी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसको कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है बहुत डायनेमिक इकोनॉमिक्स वाला है। अब यूपीएससी जो इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछता है वो बेसिकली डायनेमिक इकोनॉमी उसको कहते हैं। डायनेमिक इकोनॉमी का मतलब हो गया कि अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर्स को जोड़ करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सो दैट मीन्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन बोथ, वन ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड ऑन द करंट अफेयर, दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर डे टू डे लाइफ, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई योजना मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंज किया गवर्नमेंट ने, एपीएमसी एक्ट में चेंज किया। अब अगर एपीएमसी एक्ट में चेंज हुआ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में चेंज हुआ, दैट मीन्स एपीएमसी एक्ट एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, दीज टू एक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब ये दोनों एक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एपीएमसी एक्ट और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गवर्नमेंट ने चेंज किया, तो अब आपके पास उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए दैट व्हाट इज़ एपीएमसी एक्ट, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस, व्हाट वाज द एम, और वो न्यूज़ में क्यों है, क्या चेंज किया गवर्नमेंट ने। इसी तरीके से एसेंशियल कमोडिटी एक्ट किस ईयर पास हुआ, अभी क्या चेंज किया गया, कौन से प्रोडक्ट को उसमें से हटाया गया, कोई प्रोडक्ट जोड़ तो नहीं दिया गया। सो इस तरीके से जब आप अप्रोच लेके चलेंगे तो आप अपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को सही करने की पोजीशन में होंगे। कैंडिडेट यहीं पर कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से हम जोड़ नहीं रहे। तो इसलिए दोनों चीज़ों को लेके चलना है। तो इस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर हम मेंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन की अप्रोच ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाती है। अब मेंस एग्जामिनेशन में ऑल टुगेदर अगर डिफरेंट अप्रोच होगी, क्योंकि वहाँ पर हमको सब्जेक्टिव अप्रोच करनी पड़ती है, हमको वहाँ पर राइटिंग अप्रोच लेके चलना पड़ता है। तो आता क्वेश्चन यहीं से टॉपिक से ही आपके आएगा, बट उसको हैंडल करने की अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोविड-19 से ही मेंस में क्वेश्चन बना इकोनॉमी को लेके, या रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो कुछ भी चेंजेस किए आत्मनिर्भर भारत से बना। अब आत्मनिर्भर भारत स्कीम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में आत्मनिर्भर भारत के डायमेंशन से क्वेश्चन आ गया कि हाँ इस तरीके से एरिया है। मेंस में आत्मनिर्भर भारत का क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा, आपको पॉइंट देने को आ जाएगा कि आत्मनिर्भर भारत से इकोनॉमी को हम कैसे बूस्टअप कर सकते हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप एग्री करते हैं या नहीं एग्री करते हैं, आपको अपने पॉइंट्स देने होंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। तो किसी एक टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो उस टॉपिक पर प्रीलिम्स और मेंस के लिए आपकी जो अप्रोच होगी वो अलग हो जाएगी। टॉपिक वही रहता है लेकिन अप्रोच जो होती है स्टडी करने की वो अलग हो जाती है। प्रीलिम्स में हमको उसका जो है एक फैक्चुअल नॉलेज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, दोनों मिक्स करना पड़ता है। मेंस में हमको उस पर अपने आइडिया, अपने विचार क्रिटिकली एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें देखनी रहती हैं कि कोई भी है चीज़, अगर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वहीं से आया। अब किस गवर्नमेंट फार्मर्स की इनकम डबल करना चाहती है, अब फार्मर्स की इनकम डबल होनी है, कैसे होगी, सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई, या इस तरीके से ये मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में आपको अप्रोच को अपना बाइफरकेट कर लेना होता है। जनरली क्या होता है,
कैंडिडेट कहता है मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स अपने आप ही हो जाएगा। ये गलत है, यही तो मिथ है। प्रीलिम्स को लेकर के और मेंस को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। प्रीलिम्स में किसी चीज़ को पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है, मेंस को पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। वो एरिया रहेगा वही रहेगा, टॉपिक आपको वही पढ़ना है, बट उसको स्टडी करने की जो स्टाइल होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जनरली कैंडिडेट उसी में मिक्सअप कर देते हैं, इसीलिए प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते। जिस लेवल पे जाके उनको नॉलेज चाहिए वो नॉलेज वो ले नहीं पाते। तो इस तरीके से आपको काम करना है, अप्रोच को देखते हुए कि कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहा है। अब क्वेश्चन उठा कि स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, कहाँ से हम अपने नॉलेज को इन्हांस करें। तो स्टडी मटेरियल तो है मार्केट में, बहुत सारे हैं, ज़्यादा मटेरियल है इसीलिए कन्फ्यूजन है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। तो आपको सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना है कि हमको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें एक लेवल पे जा कर के यूपीएससी की डिमांड को सेटिस्फाई करना, हमको उस लेवल पे पढ़ना है जाके। तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स पे रिसर्च नहीं करने लग जाना है कि हमने 10-12 किताबें खरीद ली और पढ़ी एक भी नहीं। तो बेसिकली फॉर योर बेसिक कॉन्सेप्ट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को दैट यू मस्ट स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनसीईआरटी बुक। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम है या फूड सिक्योरिटी है, बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ कवर हो जाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दैट एनसीईआरटी विल नॉट डू और दैट एनसीईआरटी इज़ नॉट सफिशिएंट टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और योर मेंस एग्जामिनेशन। अब एनसीईआरटी से आपका एक फाउंडेशन बन जाता है, उसके ऊपर अब आपको बिल्डिंग तैयार करनी है। So first of all, having a good knowledge of your basic concept, studying NCERT, then you can upgrade your knowledge by studying any good book from the market. कोई भी एक अच्छी बुक इकोनॉमिक्स की आप बाज़ार से ले सकते हैं, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मार्केट में इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं, आप वहाँ से उसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप NCERT इसको स्टडी करिए, प्लस आप न्यूज़पेपर पर थॉरोली डिपेंड करिए। स्टडी द न्यूज़पेपर रेगुलरली एंड थॉरोली। एनी गुड न्यूज़पेपर वेदर इट्स हिंदी और इंग्लिश। जनरली कैंडिडेट कहता है द हिंदू के बिना सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। आप हिंदू नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी एक मिथ है। जिस लैंग्वेज में आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप उसी को पढ़िए। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, गो विथ हिंदी मीडियम न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, गो विथ इंग्लिश मीडियम न्यूज़पेपर। स्टडी वेदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और एनी न्यूज़पेपर फॉर दैट मैटर। जो आप अच्छी तरह से पढ़ सकें उसको आप पढ़ें, बट पढ़ें। स्टडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सेलेक्टिंग न्यूज़पेपर विच न्यूज़पेपर टू स्टडी। तो इसलिए आप एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हो रहा है डे टू डे लाइफ में, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड बैंक, IMF क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम शुरू की हैं, बजट आया, इकोनॉमिक सर्वे चला, ये सारी चीज़ें। तो उसको आप फिर कोरिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये करंट अफेयर्स, ये बेसिक नॉलेज टुगेदर एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ना नहीं चाहते, अगर आप कोई बुक में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, दत्ता एंड सुंदरम है, संजीव वर्मा की बुक आती, बहुत सारी बुक्स आती हैं। बट अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पहले समझते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट। जब मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए इकोनॉमी जनरली एक माइक्रो और एक मैक्रो, तो दो इकोनॉमिक्स के पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक पार्ट एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। जनरली यूपीएससी मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, माइक्रो से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट इधर आप देखेंगे तो यूपीएससी ने कई क्वेश्चन इकोनॉमी से, माइक्रो इकोनॉमी से पूछे हैं। और जहाँ तक ट्रेंड एनालिसिस या मेरा अपना परसेप्शन है, 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में या आने वाले 2021 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल योर डिमांड, सप्लाई, मार्केट, इस तरीके की चीज़ें। वैसे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मार्केट से, डिमांड से, सप्लाई से, इस सारे से एरिया से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन लास्ट ईयर आया है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर
पीपीपी पे क्वेश्चन आ गया, परचेजिंग पावर पैरिटी पे क्वेश्चन आ गया। तो माइक्रो एरिया जो है, क्योंकि जो इस समय हमारे देश में डाउनफॉल चल रहा है इकॉनमी में, या वर्ल्ड वाइड जो डाउनफॉल चल रहा है इकॉनमी में, वो बेसिकली मार्केट ओरिएंटेड है। तो मार्केट ओरिएंटेड है तो मार्केट दो ही चीज़ पे डिपेंड करती है, वन इज़ डिमांड, सेकंड इज़ सप्लाई। तो इसलिए अब की बार ये डिमांड और सप्लाई का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो आत्मनिर्भर भारत अभियान गवर्नमेंट ने शुरू किया, उसका क्रिटिज्म ही यही हुआ कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है दैट इज़ टू इंक्रीज द सप्लाई, और उसको जो क्रिटिक्स थे, जो जिन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया, वो इसीलिए किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में डिमांड को इंक्रीज़ करने पर फोकस नहीं किया गया, सप्लाई को इंक्रीज़ करने पर ज़्यादा फोकस किया गया। और जिस लेवल पे हमारी इकोनॉमी जा रही है वहाँ पर डिमांड का इंक्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, कि जब डिमांड बढ़ती है तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का क्रिटिज्म यही है कि उस सप्लाई पे फोकस करता है, डिमांड पर नहीं। अब देखिए यही आपका मेंस का हो गया कि अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान को क्रिटिकली एनालाइज करने को आया तो आप ये पॉइंट वहाँ लिख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ स्कॉलर्स हैं जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तो अब की बार या अपकमिंग एग्ज़ाम में माइक्रो एरिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसको हम कहाँ से स्टडी करें? गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी में आप जाएंगे तो आप डिमांड और सप्लाई का टॉपिक पाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, मार्केट क्या है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कि मार्केट की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, डिमांड, सप्लाई। तो इस तरीके से अब की बार आपको उस पर ज़्यादा फोकस कर लेना है, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एरिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग आपका है, लास्ट ईयर आपका सेविंग से क्वेश्चन आया था। लास्ट ईयर यूपीएससी ने सेविंग के क्वेश्चन को कैपिटल फॉर्मेशन से जोड़ दिया, सेविंग के क्वेश्चन को कैपिटल फॉर्मेशन से जोड़ करके उसने एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना दिया। तो आपका एम्प्लॉयमेंट है, आपका बजट हो गया, इस तरीके से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, मैक्रो से ज़्यादा, माइक्रो से कम। बट परसेप्शन या जो समय ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसके एनालिसिस पर दिस ईयर एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट. It's going to play a major role in your prelims examination. So just go through your NCERT book. You will cover microeconomics in a sufficient manner और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर ले जाएंगे. तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को फिर आपको न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से जोड़ लेना है, वहाँ से आपका एरिया बनेगा. यहीं से अगर आप आगे की बात करेंगे, अब प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी या प्रीलिम्स को एनालाइज करने के बाद अगर हम लोग मेंस की बात करें कि इंडियन इकोनॉमी वाला ये मेंस का सेक्शन जो होता है यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो आप दोनों में कोरिलेशन सेटअप नहीं कर पाएंगे. जो सिलेबस है यूपीएससी का और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में भी वो बहुत जनरल अप्रोच वाले आते हैं, और जो सिलेबस है उनका एरिया वहीं से रहेगा, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन उनके पूछने का तरीका जो होता है वो बहुत ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है. जो यूपीएससी का क्वेश्चन है मेंस का, वो हमेशा इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर में चर्चा में रहा. मतलब कहने का ये कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम या ट्रेडिशनल भी अगर आ रहा है तो वो इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स में रहा होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेंस के एग्ज़ाम में मान लीजिए मैंने अभी बोला कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पे लिखने को आ सकता है, वो आपसे 250 वर्ड्स में कह देंगे लिखने के लिए. जैसे सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि इस साल बहुत न्यूज़ में भी रहा कि भारत का जो फॉरेक्स है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है. तो प्रीलिम्स में फॉरेक्स के कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हैं कि 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जिससे बन के फॉरेक्स बनता है. एक बार यूपीएससी एक क्वेश्चन पूछ भी चुका है. मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो मेंस में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फॉरेक्स. अब मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोविड-19 के एरा में या इस कोरोना के टाइम में
जहाँ एक तरफ भारत की जीडीपी गिर रही है, वहीं दूसरी तरफ देश का विदेशी भंडार बढ़ रहा है। फुल स्टॉप, एनालाइज। या ऐसा क्यों, गिव योर पॉइंट या गिव योर आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब ये कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा दैट ड्यूरिंग दिस एरा टाइम फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, on the one hand when India's GDP is decreasing, on the other hand forex or foreign reserve of India is continuously increasing. Full stop, analyze, give reason या give your argument to support your answer। मतलब आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि एक तरफ तो जीडीपी हमारी गिर रही, दूसरी तरफ हमारे देश में फॉरेक्स बढ़ रहा है। अब आज इस इंडिपेंडेंस डे पर अपनी स्पीच देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये खुद बोला कि हमारे देश में इस कोरोना टाइम में एफडीआई जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हुआ है। अब एफडीआई इंक्रीज़ हो रहा है, एक तरफ हमारी जीडीपी गिर रही है, एक तरफ हमारा जो एफडीआई है वो बढ़ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? मीन्स जीडीपी गिर रही है और एफडीआई बढ़ रहा है, तो इसके बीच में एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, कोरिलेशन दे दिया। अब आपको इसको आंसर लिखना है कि फॉरेक्स क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे बेसिक कारण क्या है, और जीडीपी क्यों गिर रही है, उसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फार्मर्स की इनकम को लेकर के अक्सर न्यूज़ में रहती हैं बातें। आज ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी बोला। प्लस जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लेके आ रही है हेल्थ से रिलेटेड, डिजिटल हेल्थ कार्ड। अब ये डिजिटल हेल्थ कार्ड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आया, तो डिजिटल हेल्थ कार्ड कैसे इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा, आपको अपने पॉइंट्स देने पड़ेंगे। तो आपको बेसिकली आपको इस पर काम करना है मेंस में कि आप किसी भी चीज़ पर एनालाइज कर सकें, आप किसी भी चीज़ पर सोच सकें इन द सेंस यू मस्ट जनरेट दिस हैबिट दैट इफ़ यू वर अ ब्यूरोक्रेट, अगर आप ब्यूरोक्रेट होते और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे होते, तो आप किस तरीके से डिजिटल हेल्थ कार्ड से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे या उसको मजबूत करेंगे, क्योंकि यही आपका काम होगा। तो आपको उस लेवल पे जा कर के अपने माइंड में ये कैपेसिटी या अपने माइंड को इस लेवल पे जा कर के डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो है उसका एनालिसिस कैसे हो सकता है। एनालिसिस दोनों पर, एक पॉजिटिव में भी और एक नेगेटिव में भी, क्योंकि क्रिटिकली एनालिसिस आ जाएगा तो आपको कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ डीमेरिट्स भी लिखनी पड़ेंगी। तो आपको अपने माइंड को रटने की बजाय आपको एनालिटिकल पावर को अप्रोच करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया डिजिटल हेल्थ कार्ड गवर्नमेंट ला रही, अब इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना है, ये कैसे भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर हो गया, क्वेश्चन हो गया, और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपको जनरेट करना पड़ेगा किसी भी एक टॉपिक पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए अगर हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो इस कोरोना टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर जो रहा वो हेल्थ सेक्टर रहा। अब जो भी गवर्नमेंट ने पैकेज दिया, बेल आउट पैकेज 20 लाख करोड़ का, अब उसी का एनालिसिस आ गया कि आप हेल्थ सेक्टर पे वहाँ से लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये बेल आउट पैकेज आया, इससे गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर पे कितना पैसा खर्च किया, या हम अपने देश में हेल्थ सेक्टर को कैसे अच्छा करें, मींस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम होना चाहिए। आपसे ही आंसर मांग लिया गया, आपसे ही जो है पॉइंट्स मांगे गए, आइडियाज़ मांगे गए, दैट गिव योर आइडिया कि किस तरीके से भारत में हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उसको मजबूत करें। तो इस तरीके से आपका मेंस का एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर होता है। इस तरीके से आपको उसमें लिखना रहता है। तो जनरली जो सिलेबस है मेंस का, उसको आप देखेंगे जब पढ़ेंगे जब आप उसको, तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं। जैसे फार्म सब्सिडी है टॉपिक आपका, फूड सिक्योरिटी है आपका, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं आपके, और डिटेल में सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो इस सिलेबस के एरिए से आपको देखना है कि गवर्नमेंट ने इस सिलेबस में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ अनाउंस किया, गवर्नमेंट ने बजट में कुछ बोला किसानों के लिए, हेल्थ के लिए, आपके एजुकेशन सेक्टर के लिए, फार्मर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए,
वहाँ से फिर आप अपने एरियाज़ को, की एरियाज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, और तब फिर आप अपना मेंस का जो आंसर है या मेंस की प्रिपरेशन है वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को प्रिपेयर किया जाता है। तो डरने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है इकोनॉमी में कि इकोनॉमी बहुत टफ सब्जेक्ट है या बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। एक राइट अप्रोच, राइट गाइडेंस, राइट स्ट्रैटेजी हो अगर, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व कर सकते हैं और मेंस में भी आप अच्छे नंबर्स फेच कर सकते हैं। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोड़ते चलेंगे हर एक सेगमेंट, कोई कह देगा पॉलिटी टफ है, कोई कहेगा ज्योग्राफी टफ है, कोई कहेगा साइंस टफ है, तो फिर आप प्रीलिम्स में पढ़ेंगे क्या या मेंस में आप पढ़ेंगे क्या? और जनरली क्या होता है, कैंडिडेट सेफ़र साइड ढूंढता है। वो हमेशा वही पढ़ता है जो उसको ईजी लगता है। वो कहता है जो मुझे ईजी लग रहा है वो यूपीएससी में ही आएगा। अगर हिस्ट्री में उसको कोई टॉपिक ईजी लग रहा है वो कहेगा यही इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं। वो थ्रू आउट हिज और हर जर्नी वही पढ़ता रहता है। तो यूपीएससी में जितना भी सिलेबस है किसी भी सब्जेक्ट का, आपको उसको पढ़ना है। और मैंने आपसे बताया कि इकोनॉमिक्स का जो एरिया है ये आपको प्री, मेंस, एस्से और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। प्लस जब आप करियर में होंगे तो भी हो सकता है कोई और आर्ट एंड कल्चर शायद आपको उतना हेल्प ना करे। एथिक्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, एथिक्स मेंस का एरिया है। प्रीलिम्स में आप उसको पढ़ते रहेंगे, प्रीलिम्स में आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, लेकिन इकोनॉमी आपका प्रीलिम्स में भी है, आपका मेंस में भी है, आपके आगे जॉब में भी काम करेगा क्योंकि आपको उस डिपार्टमेंट में रहना होगा, और आपका एस्से और इंटरव्यू में भी। तो इस तरीके से आप करिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर हम आपसे टाइम एंड अगेन मिलते रहेंगे वीडियोज़ के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।